नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में हूं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे दौर के शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब चौथे और पांचवें दौर के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के रण में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं नीतीश और लालू की भी आज कई जनसभाएं होंगी। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भी आज एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। लोकतंत्र में बिहार के सियासी सूरत हाल के साथ बुनियादी मुद्दों की भी होगी बात, और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के तीसरे दौर में 53.32% मतदान, 808 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का हुआ फैसला। बक्सर में सबसे ज्यादा वोटिंग। चौथे और पांचवें दौर के प्रचार में तेजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैलियां, प्रचार के रण में केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं। नीतीश और लालू भी भरेंगे हुंकार। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी पर फिर लगाया आरोप। कहा, मर्जी से प्रचार से नहीं हूं दूर, स्थानीय नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। आजादी के 67 साल बाद भी बिजली से महरूम है गोपालगंज का हरिहरपुर नाव काटोला गांव। सड़क, पानी और शिक्षा का भी खासा अभाव। बिहार में तीसरे दौर का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। 6 जिलों में हुए मतदान में 53% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले 2 दौर के मुकाबले इस बार मतदान कुछ कम हुआ, लेकिन खास बात यह रही कि इस बार भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। पटना, सारण और नालंदा की ये तस्वीरें पोलिंग बूथों में लगी मतदाताओं की कतारों की हैं। मतदाताओं में कुछ इसी तरह का उत्साह वैशाली, भोजपुर और बक्सर जिलों में भी दिखा। लोग सुबह से ही घरों से निकले और अपनी पसंद के नेता की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। बिहार के सियासी रण में यूं तो नेताओं ने कई मुद्दों को हवा दी, लेकिन जनता अपना भला बुरा खूब समझती है। हाँ, हमको दाम कम चाहिए। बहुत महंगाई हो रहा है तो घर चलाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए दाम कम होना चाहिए। नौजवानों को ये होना चाहिए कि नौकरी मिले, जो ऐसे भटक रहे हैं, तो ये मुद्दा रहना चाहिए खास के। और महंगाई है, उसको कम होना चाहिए। विकास के आधार पर वोट दिया है, विकासी मुद्दा है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी सरकार आए अच्छा काम करे और अच्छा प्रदर्शन करे। को हम लोग अग्रसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे पूरे देश में। सूबे की 243 सीटों में से 50 सीटों पर हुए इस चुनाव में 6 जिलों में मतदान हुआ। इस दौर में करीब 1 करोड़ 45 लाख मतदाता थे, जिन्हें 808 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना था। एवरेज टर्नआउट इज 53.32%. 53.32. Yeah. And in last assembly election it was 50.08%, and in last Lok Sabha election it was 50.27%. During this phase the percentage for male and female has been like this: the 52.50 for male and 54% for the female voters. सभी 50 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। 10 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक चला, जबकि बाकी 40 क्षेत्रों में वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई। 479 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए, और जो पूरे कुल 14,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें 6,747 पोलिंग स्टेशंस को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, और 1,909 ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में उनको पोलिंग स्टेशन को चिन्हित किया गया था। इस चरण में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों महुआ से तेज प्रताप यादव और राघोपुर से तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर लगी है। इसके अलावा पटना साहिब सीट से बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव, जेडीयू के 2 मंत्री, फुलवारी सीट से श्याम रजक और नालंदा सीट से श्रवण कुमार की किस्मत भी इसी चरण में कैद हो गई है। इसके अलावा आरा से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार सीट से भाग्य आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे चरण के चुनाव में भी पिछली बार हुए चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। जिलावार अगर हम बताएं तो सारण जिले में इस बार 52.50% वोट डाले गए। 2010 के चुनाव में यहां 49% मतदान हुआ था।
जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां 52% वोट डाले गए थे। इसी तरह वैशाली जिले में इस बार 54.82% वोटिंग हुई। 2010 में यहां 53.81% वोट डाले गए, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 47.01% वोटिंग हुई। इसी तरह नालंदा में इस बार 54.11% वोटिंग हुई, जो 2010 के विधानसभा चुनाव में 48.51% मतदान से काफी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां 47.05% वोटिंग हुई। पटना जिले में इस बार 51.82% चुनाव हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 48.47% वोट पड़े, जबकि 2014 के आम चुनाव में 50.50% वोटिंग हुई। भोजपुर में 53.30% वोटिंग हुई। पिछली बार यहां 50.46% वोट पड़े थे, जबकि लोकसभा चुनाव में यहां 48.25% ही वोट पड़े थे। बक्सर जिले की अगर बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा 56.58% मतदान यहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 52.69% मतदान हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में बक्सर में 54% मतदान हुआ था। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों के लिए बुधवार को जमकर वोटिंग हुई। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक पारी शुरू कर रहे लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की किस्मत पेटियों में बंद हो चुकी है। वोटिंग के दौरान खासा उत्साह देखा गया। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के कई बड़े चेहरे भी अपने हक का इस्तेमाल करते देखे गए। ...808 उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटियों में अब कैद हो चुकी है। बुधवार को तीसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां एक ओर आम जनता में खासा उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के कई बड़े चेहरे भी अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करते दिखे। एनडीए की ओर से छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी, तो पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने वोट डाले। वोट डालने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत का दावा किया। पूरे बिहार में बदलाव की जबरदस्त लहर चल रही है। बिहार की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए आगे आ रही है। 2/3 की बहुमत से हमारा लीड है और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पटना में वोट डालने पहुंचे। लालू के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजस्वी यादव ने वोट डाला। सभी ने एक सुर में महागठबंधन की जीत का दावा किया। मैंने अपना वोट डाल दिया है और वोट डालने के लिए हम यहाँ आए हैं और वोट डालने के बाद हम आगे के चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। सभी मतदाताओं को अपना बिहार हम लोग स्वीप कर रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी है। और बिहार में जितने भी जगह से हम लोग जिस हिसाब का पहला 2 फेज का पोलिंग हुआ, हम लोग काफी अपर हैंड में है। तीसरे दौर के 6 जिलों की 50 सीट पर चुनाव अब पूरा हो चुका है। अब बारी है चौथे और 5वें दौर की, जहां 1 नवंबर और 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे चरण में मतदान फीसदी को सियासी दलों ने अपने अपने पक्ष में भुनाना भी शुरू कर दिया है। एनडीए नेताओं ने मतदान खत्म होते ही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस चरण की 50 सीटों में से 40 से 42 सीटें जीतने का दावा भी किया। वहीं महागठबंधन ने भी अब तक हुई वोटिंग के बाद 2/3 बहुमत मिलने का दावा किया है। The support of the people of Bihar in the 50 constituencies has been truly extraordinary. और हम लोग का भी मोटा अनुमान है कि इन 50 सीटों में हम 40 से 42 सीट जीतेंगे। जो आकलन है उससे हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन वहां सरकार बनाने जा रहा है। बिहार चुनाव में तीसरे दौर के मतदान के बाद सभी पार्टियों ने बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।
चौथे दौर के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 1 नवंबर को 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 5 नवंबर को मतदान होगा। बिहार चुनाव के 5वें और आखिरी दौर में 57 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी को, हमारे संगठन को पूरा समर्थन। महागठबंधन ने भी चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए कई जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार खुद को दरकिनार करने का एक बार फिर आरोप लगाया है। कल वोट डालने आए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि स्थानीय नेताओं के षड्यंत्र का शिकार उन्हें होना पड़ा। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि बॉलीवुड के बाकी स्टार पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रचार में नहीं शामिल किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी वो स्थानीय नेताओं के खिलाफ बयान दे चुके हैं। बिहार में पटना का सांसद, उसको नहीं बुलाऊंगा, एक बार नहीं सैकड़ों बार। तो फिर अगर आप मुझसे नहीं चल रहे हो तो मुझसे अकेले 1 वे ट्रैफिक मोहब्बत कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर तो पिनप्रिक होगा ही होगा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो लोकसभा चुनाव से पहले वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश में काला धन अब तक वापस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने प्रचार में लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता पिछड़ों के आरक्षण में सेंध लगाकर उसका कुछ हिस्सा अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की पैरवी की है और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की मांग की है। और रवीन सिंह शुरान मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। रवीन, जाहिर तौर पर तीसरे दौर का मतदान कल हो चुका है। चौथे दौर के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में पूरा जोर अब चौथे दौर के लिए लगा होगा। आज कौन से बड़े नाम हैं जो रैली कर रहे हैं? जी प्रीति, देखिए आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 3 अलग अलग जगह पर रैलियां करने वाले हैं और इसके अलावा आज बीजेपी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे नेता जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं वो सब आज रैलियां कर रहे हैं। आखिरी दौर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे मुजफ्फरपुर में रैली, उनका 2 रैलियां वो यहाँ पे इस इलाके में संबोधित करेंगे। ये जो आखिरी का दो दौर है ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर है क्योंकि इसमें करीब 100 के ऊपर सीट जो है इन दोनों चरणों में, मतदान के चरणों में रहने वाली हैं। और सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो गुणागणित उन लोगों ने अभी तक किया है और अगर वोटर्स ने उनका साथ कहीं दिया है, कहीं कम दिया है, तो उसको इन 2 चरणों में वो कंपनसेट कर पाए ताकि सत्ता की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा सकें। और कल की जो मतदान हो रहा है 53%, वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले तो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों को उम्मीद थी उतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक बड़ा शहरी क्षेत्र भी आता है। इस वजह से पूरी जो स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल पार्टी की थी कल उसका आकलन उन्होंने बैठ के किया है और उसके बाद एक नए सिरे से और उसके हिसाब से नए सिरे से चौथे दौर के प्रचार की रणनीति अब आज और कल के लिए बनाई गई है। रवीन, फिलहाल आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोतिहारी के मुद्दे और समस्याएं।
राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जमानत मिल गई है। ओवैसी को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्णिया में गिरफ्तार किया गया है। ओवैसी पर एक धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी भाषण देने का आरोप है। हालांकि ओवैसी का कहना है कि वो वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। चौथे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को गोपालगंज के हथुआ, भोरे और बरौली में कई चुनावी सभाएं की। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने विशेष पैकेज की बात दोहराते हुए बिहार के विकास के कई चुनावी वादे किए। साथ ही उन्होंने बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की बात करते हुए बिहार के भी सुधार का वादा किया। अरे यार, ऐसे नहीं हथुआ वाले हो, जरा जोर से बताओ कितने रुपयों का है? 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को दे दीजिए, देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रख देंगे मित्रों, नंबर 1 राज्य। चौथे दौर के प्रचार में अब महागठबंधन ने भी पूरी ताकत लगा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को गोपालगंज में 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, तो वहीं छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए का क्रेडिट देने का चुनावी वादा भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं और वादों की जमकर आलोचना की। नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कुचायकोट, भोरे, हथुआ और बैकुंठपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। 10वां 12वां तक पढ़ने का रास्ता बनाया। अभी भी माँ बाप अपने बेटे बेटियों को सबको कॉलेज नहीं भेज पाते, इसलिए हम जो भी लड़का या लड़की को आगे पढ़ने की इच्छा होगी उनको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटों के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन कहीं बिजली, कहीं सड़क, तो कहीं स्कूल बनाने की मांग के साथ गंडक नदी के कटाव से विस्थापित लोगों की मांग भी उठने लगी है। इनके अलावा भी यहाँ की जनता की नेताओं से कई शिकायतें हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के ये लोग सरकार और प्रशासन की उपेक्षा से नाराज हैं। इनमें गंडक नदी के कटाव से विस्थापित हुए लोग भी हैं, जो बीते 6 सालों से एक अदद आश्रय की गुहार लगा रहे हैं। इनकी शिकायत है कि किसी ने इनकी सुध नहीं ली। चुनाव नजदीक हैं तो नेता वादे कर रहे हैं, मगर इन्हें अब किसी वादे का यकीन नहीं। 6 साल में ना कोनो प्रशासन आयल, ना कोनो सरकार आयल। नेता लोग आया रहा, ठीक है, लेकिन कोई नेता का वोट हम नहीं देंगे। नेता बोल रहा है सब जे हमको वोट दो, जिताइए, उसके बाद कॉलोनी या जमीन देंगे। कोई नहीं देता है जमीन, तो खाली ये आशा देता लो हमरा के वोट दो तो हम करे, तो हमने के केंगो नहीं ऐसे वोट देब सन। गोपालगंज विधानसभा के ही हरिहरपुर नौकाटोला गांव में आजादी के बाद आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा कुछ गांव ऐसे हैं जहां मतदाता सड़क तो कहीं विद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नेताओं को चुनाव के समय ही जनता की याद आती है और चुनाव के बाद कोई वापस नहीं आता। न वहाँ उनके पास बीपीएल कार्ड है, न रहने का घर है, न उनका कोई देखभाल करने वाला है, न सुनने वाला है। गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, हथुआ, भोरे और कुचायकोट 6 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे दौर में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के कई इलाकों में कुछ ऐसे मसले हैं जो हर चुनाव में मुद्दा बनते हैं, लेकिन उनका हल आज तक नहीं हो पाया। मोतिहारी में पानी की किल्लत भी ऐसा ही मुद्दा है। ये समस्या बीते कई चुनाव से में उठी है, लेकिन शहर की आबादी आज भी 2 बूंद पानी को तरस रही है। ये है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। सीवान के जीरादेई गांव के इसी घर में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी घर में रहा करते थे। करीब 2 लाख की आबादी वाले मोतिहारी में पानी की किल्लत विकराल हो गई है। कहने को शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग 2 बूंद पानी को तरस रहे हैं। पानी का मुद्दा पिछले चुनावों में भी उठा। लोगों ने नेताओं का घेराव भी किया, लेकिन पानी के नाम पर मात्र टंकी बना दी गई। यहाँ पे शहरी आपूर्ति पूरी तरह से चौपट है। सीवान जिले की बात करें तो यहाँ का जीरादेई गांव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, लेकिन आज़ादी के 68 साल बाद भी ये गांव विकास के लिए तरस रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि जितना बड़ा नेता जीरादेई ने देश को दिया, उसके मुकाबले सरकार गांव को अभी तक वो सम्मान नहीं दे पाई है। ये है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। सीवान के जीरादेई गांव के इसी घर में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी घर में रहा करते थे। अब बेहतर रखरखाव के लिए इसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। गांव के लोग भी ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो जीरादेई के रहने वाले हैं। बहुत गौरव की बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल पर मेरा भी जन्म हुआ है और मुझे खुशी होती है। महाराज के राजनेताओं को इनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थान होने के बावजूद ये गांव अब भी विकास से महरूम है। करीब 10,000 आबादी वाले इस गांव में सड़कें खस्ताहाल हैं, तो बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है। लोगों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीरादेई की उपेक्षा की है। यह राजेंद्र बाबू का इलाका आज भी, क्षमा करेंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालांकि सीवान के सांसद ओम प्रकाश यादव जीरादेई का विकास करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जीरादेई को गोद लिया है। अपने सांसद विकास मद से हमने 115 सोलर देने का काम किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उस गांव को विकास किया जाए और वहां 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90-95% हमने शौचालय बनाने का काम किया है। जन प्रतिनिधियों और सरकारों की उपेक्षा के बावजूद गांव के लोग मायूस नहीं और उन्हें नई सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। जितनी बड़ी महान विभूति को इस गांव ने पैदा किया, सरकारें इस गांव को उसके बदले में कुछ नहीं दे पाई। लेकिन इस बार इनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो शायद इनकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी कर सके और इस गांव के खोए हुए गौरव को वापस दिला सके। गांव जीरादेई, जिला सीवान से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। अगली खास पेशकश देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सुबह 11 बजे। नमस्कार।